Mohit Bansal, Biology and Medicine videos by Sphere Institute. If you like my work, please keep sharing, keep posting and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 लिविंग वर्ड, टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसका हमारे पास मतलब क्या बनता है? टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें टैक्सोनॉमी करने में हेल्प करेंगी। हेल्प्स तो टैक्सोनॉमी करने के दौरान हमें किन चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है? सबसे प्राइमोस्ट चीज़ जो होती है दैट इज़ अ स्टैंडर्ड। आपको कंपेयर करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म, जिससे आप अपने नए ढूंढे गए ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करेंगे और चेकआउट करेंगे उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितनी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो मेजॉरिटी हमारे पास 4 टैक्सोनॉमिकल एड्स होती हैं। 4 टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज हर्बैरियम। हर्बैरियम। सेकंड इज बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन। थर्ड वन इज म्यूजियम and fourth one is zoological parks. ओके, तो ये चारों किस तरीके से हेल्प करेंगे जरा चेकआउट कर लेते हैं। मान के चलते हैं आपको जो नया ऑर्गेनिज्म मिला उसके रूट, स्टेम एंड लीव्स थे, तो आप बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड उठाएंगे कंपेयर करने के लिए वो एक प्लांट ही होगा, क्योंकि रूट, स्टेम और लीव्स आपको किस में मिल सकते हैं? प्लांट्स के अंदर मिल सकते हैं। तो हो सकता है आपका जो प्लांट है वो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, यानी आजकल के टाइम में लिविंग स्टेट में मिल रहा हो सकता है आज की तारीख में उसके बिल्कुल कंपैरिजन में जो सिमिलैरिटी शो करने वाला प्लांट है वो आज के टाइम में हमारे पास नेचर में अवेलेबल ना हो या आपके आसपास वो अवेलेबल ना हो। तो ऐसे केस में हमारे पास 2 सिचुएशन आ सकती हैं। या तो आप उसे कंपेयर करेंगे किससे? आप उसे कंपेयर करेंगे एक डेड प्लांट स्पेसिमन से। डेड प्लांट स्पेसिमन आपको कहाँ मिल सकते हैं? आपने छोटी क्लासेस के अंदर ट्राई किया होगा, जब आपके टीचर्स क्या करते थे, आपको एक वर्कशीट के ऊपर अलग अलग लीव्स को चिपकाने को कहते थे, अलग अलग रूट्स चिपकाने के लिए कह देते थे। तो ऐसे ड्राइड स्पेसिमन जो प्रिजर्व स्टेट के अंदर वर्कशीट्स के ऊपर चिपकाए गए होते हैं, ऐसे कलेक्शन को हम नाम क्या देते हैं जहाँ पे वो कलेक्शन रखा जाता है? दे आर कॉल्ड एज हर्बैरियम। यहाँ पे डेड प्लांट स्पेसिमन होते हैं। अगर आपको कंपेयर करने के लिए एक लिविंग स्पेसिमन चाहिए तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा? बोटैनिकल गार्डन में। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशन और नेचुरल कंडीशन के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करके प्रिजर्व रखा होता है इन देयर लिविंग स्टेट। तो इसमें लिविंग प्लांट स्पेसिमन होगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क। आप समझ ही गए होंगे कि कंपैरिजन किस तरीके से चलेगा। म्यूजियम के अंदर हम डेड एनिमल स्पेसिमन रखते हैं। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए ज़मीन के अंदर जब आपने काफ़ी डीप डग किया तब आपको क्या मिला? आपको एक बोन मिली जो कि प्रोबेबली एक डायनासोर की बोन हो सकती है। तो कंपेयर करने के लिए क्या ये किसी डायनासोर से बिलोंग करती है या नहीं, आप कहाँ जाएंगे? आप म्यूजियम के अंदर जाएंगे जहाँ पे उनकी बोन्स को प्रिजर्व स्टेट के अंदर अटैच फॉर्म के अंदर रखा गया होता है। तो यहाँ पे म्यूजियम के अंदर डेड एनिमल स्पेसिमन होते हैं मेजॉरिटी। नो डाउट प्लांट स्पेसिमन भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट स्पेसिमन इतना डोमिनेट नहीं करते हैं। म्यूजियम के अंदर ज़्यादातर एनिमल स्पेसिमन होते हैं, वो भी डेड स्टेट के अंदर। जूलॉजिकल पार्क आपने कभी ना कभी विजिट किया होगा मोस्ट प्रोबेबली अभी तक अपने लाइफ स्पैन के दौरान। तो यहाँ पे लाइव एनिमल स्पेसिमेंस होते हैं, यहाँ पे जिंदा जानवर रखे जाते हैं। ओके, तो ये 4 चीजें हुई। मैं सबसे पहले की डिटेल स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वन इज हर्बैरियम। ओके, हर्बैरियम में कौन कौन से फीचर्स आएंगे जरा चेकआउट कर लेते हैं। हर्बैरियम में सबसे पहली बात, इसमें प्रेस्ड
कॉमा माउंटेड, जो किसी चीज पे अटैच फॉर्म के अंदर होते हैं, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस। और ये जो प्लांट स्पेसिमेन है ये हमारे पास अरेंज्ड होते हैं सिस्टमैटिकली। ओके, इनके ऊपर जहां पे भी हमारे पास स्पेसिमन लगा होगा, जैसे सपोज ये एक जगह है जहां पे स्पेसिमन लगाया हुआ है किसी पर्टिकुलर प्लांट का, तो बिल्कुल बॉटम पे नीचे एक लेबल लगा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ड्राइड प्लांट स्पेसिमन है एक हर्बेरियम शीट के ऊपर, और इसके बॉटम में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इस डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ज़रा देख लेते हैं। इसमें साइंटिफिक नेम होगा, साइंटिफिक नेम, इसके अलावा इसका इंग्लिश नेम होगा, इंग्लिश नेम, इसके अलावा इसका लोकल नेम होगा, साथ में कलेक्टर्स नेम, जिसने इसे सबसे पहले कलेक्ट किया होगा, कलेक्टर्स नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, जहां से इसे कलेक्ट किया गया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इसके अलावा टाइम ऑफ कलेक्शन, इसके अलावा डेट ऑफ कलेक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन्ड रहेंगी। इसके अलावा हमारे पास कौन सी चीजें होती हैं? हाँ, हमारे पास कुछ नीट के लिए स्टैट्स होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पे है, दैट इज नोन एज रॉयल बोटेनिकल गार्डन। हाँ, नाम के मुताबिक ये बोटेनिकल गार्डन है, लेकिन इसी के अंदर हर्बेरियम भी हमारे पास मेंटेन करके रखा जाता है, और नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, दैट इज इन क्यूज लंदन। ओके, यहाँ पे 6.5 मिलियन प्लांट स्पेसिमेंस रखे गए हैं। उसके अलावा अगर हम लार्जेस्ट इन इंडिया देख लें, लार्जेस्ट इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट है हमारे पास इंडियन बोटेनिकल गार्डन, दैट इज इन कोलकाता। उसके अंदर 2 मिलियन प्लांट स्पेसिमेंस रखे गए हैं। इनका बेनिफिट क्या होगा आपको? ये जो नया प्लांट मिला है आपका स्पेसिमेन, जो आपने डिस्कवर किया है, आप उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो दैट वाज हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिविंग प्लांट स्पेसिमेन रखे जाते हैं। ये डिफरेंट लोकेलिटीज के हो सकते हैं, तो इन्हें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर मेंटेन किया जाएगा। हमारे पास इसमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की अवेलेबिलिटी होती है। इसके अलावा एक हमारे पास और चीज होती है जिसे आर्बोरेटम कहते हैं, इसी के अंदर डिस्कस होता है आर्बोरेटम। ये हमारे पास बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिव फॉर ग्रोइंग ट्रीज एंड श्रब्स। ओके, तो इसका हमारे पास रोल क्या बचता है? बोटेनिकल गार्डन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में काम आते हैं। अगर आप किसी प्लांट को प्रिजर्व लिविंग स्टेट के अंदर भी प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक मोड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज हो सकता है। एक्सोटिक प्लांट्स जो कि किसी और प्लेस पे मिलते हैं, इंडिजिनियस प्लांट जो आपकी लोकल प्लेस पे मिलते हैं। तो एक्सोटिक प्लांट को अगर आप अपने इंडिजिनियस प्लेस पे ग्रो करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट आपको आर्टिफिशियल ही क्रिएट करवाना पड़ेगा। इस चीज के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी किस चीज की है? बोटेनिकल गार्डन्स की हो सकती है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास म्यूजियम्स। म्यूजियम के अंदर डेड एनिमल स्पेसिमेंस रखे जाते हैं। इसके अलावा इनकी खासियत क्या होती है? ये जनरली सेटअप किए जाते हैं, दे आर सेटअप फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए। यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन होता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस।
स्पेसिमेंस को कैसे प्रिजर्व रखा जाता है? इन्हें जार्स के अंदर प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है. दे आर स्पेसिमेंस आर केप्ट इन जार्स having preservative solution. हो सकता है आप अपने स्कूल की लैब्स को जब विजिट करें तब आपको ऐसे कई जार्स दिखाई दें जिसमें कई एनिमल स्पेसिमन रखे जाते हैं और उनके अंदर प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है. ये प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है? ये हमारे पास होता है फॉर्मेलिन. हमारे पास एक खास लिक्विड होता है जो फॉर्मेल्डिहाइड से तैयार किया जाता है और इसके अंदर वाटर एंड फॉर्मेल्डिहाइड डाला जाता है. ये एक अच्छा प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन है. इससे टिश्यूज की डिग्रेडेशन नहीं होती है और वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व हो सकते हैं. इंसेक्ट्स वगैरह को हमारे पास अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए इंसेक्ट बॉक्सेस वगैरह होते हैं. इनके अंदर इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है, किल किया जाता है और अल्टीमेटली पिन अप कर दिया जाता है. ओके, तो ये हमारे पास म्यूजियम्स थे. मेजॉरिटी म्यूजियम के अंदर आपने कुछ स्केलेटन्स देखे गए होंगे, आपने देखे होंगे स्केलेटन्स होते हैं. इन स्केलेटन्स को कलेक्ट एंड अरेंज करके रखा जाता है. ओके, तो ये था हमारे पास म्यूजियम. अल्टीमेटली लास्ट हमारे पास आता है जूलॉजिकल पार्क. जूलॉजिकल पार्क हमारे पास कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पे वाइल्ड एनिमल्स आर kept. ओके, इनको कहां पे रखा जाता है? इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट. यहां पे हंटिंग टोटली प्रोहिबिटेड होगी. प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट. ओके, इसके अलावा इसमें क्या खास बचेगा हमारे पास? यहां पे इन्हें कंडीशंस प्रोवाइड किए जाती हैं. कंडीशंस आर प्रोवाइडेड which are similar to their natural place या natural habitat. हैबिटेट एक जगह होती है जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रिजाइड करता है. तो ये हुआ हमारे पास जूलॉजिकल पार्क. इसके बाद लास्ट टॉपिक है जो बहुत ही अंडर डिस्कस्ड होता है. दे आर कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल कीज. तो हम इसके बाद टेक्सोनॉमिकल कीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिटेल के अंदर. तो स्टूडेंट्स, ये एक अंडर डिस्कस टॉपिक है, नाम है टेक्सोनॉमिकल कीज. कीज हमारे पास किस लिए यूज की जाती हैं? दे आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन similarities and dissimilarities. ओके, तो प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन होगी बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी. वो कैसे? मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल के बेसिस पे बता देता हूं. उसके बाद में हम इनके जो पॉइंट्स होंगे, जो हमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखने होते हैं, हम वो बाद में डिस्कस करते हैं. पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जल्दी से. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ एनिमल्स का एग्जाम्पल लिया. जैसे कि सबसे पहला है मेरे पास पैरट, सेकंड इज hen, थर्ड इज डक, fourth is cat, fifth one is dog, then there is cow, then there is buffalo, and ultimately there is a sheep. ओके, तो ये मैंने कुछ एनिमल्स ले लिया. अगर मैं इनका टोटल काउंट करूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एनिमल्स हैं. तो इनमें अगर हम देखें कि हमारे पास कितने तरह के एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम की थोड़ी बहुत नॉलेज से हम ये बता सकते हैं. पैरट इज अ बर्ड अगेन, तो 3 बर्ड्स हो गए. इट्स अ मैमल एंड मैमल अगेन. तो हमारे पास 3 बर्ड्स हो गए और 5 हमारे पास क्या है? मैमल्स हैं. तो पहले मैं क्या करता हूं? पहले मैं कुछ फीचर्स लिख लेता हूं. यहां पे फीचर्स
ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के कुछ फीचर्स लिख लेता हूं, जिसमें सबसे पहला है मेरे पास विंग्स प्रेजेंट है या नहीं। विंग्स प्रेजेंट और नॉट। ये विंग्स प्रेजेंट और एब्सेंट ये मैंने यूनिवर्सली ले लिया। यूनिवर्सली लेने का मतलब इस पॉइंट के थ्रू मैं चेकआउट कर सकता हूं, यूनिवर्सली टेकन। इसके थ्रू मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं इन बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि मेरे पास दो ही चीजें हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आगे स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट करता हूं। ये जो विंग्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, मैं से एक नंबर दे देता हूं, नंबर इज 1। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स ऑफ बर्ड के अंदर ये यूनिवर्सली हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इन दोनों को आगे अलग से डिफरेंशिएट किया जा सकेगा। फीचर्स ऑफ बर्ड्स एंड मैमल में मैंने पहला फीचर लिया विंग्स प्रेजेंट और एब्सेंट, क्योंकि मैंने सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज देखनी है। तो विंग्स प्रेजेंट और एब्सेंट को मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 ले लिया, ये दोनों के अंदर एप्लीकेबल होगी, इससे मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। अब बर्ड्स के, सिर्फ बर्ड्स के कौन कौन से फीचर हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 में मैंने दिया कि मेरे पास वेब्ड टोज हैं या नहीं। वेब्ड टोज, जिसकी हेल्प से स्विमिंग इजी हो जाती है, तो इसमें मैं स्टेटमेंट बनाता हूं यस और नो। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर पे है मूवमेंट ऑफ अपर बीक। बीक में दो मेंबर्स होते हैं, अपर बीक एंड लोअर बीक। क्या अपर बीक मूव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर्स ऑफ मैमल्स। यहां पे मैं कुछ मैमल्स के फीचर्स लिख रहा हूं। तो स्टेटमेंट नंबर 4 है कैनाइन्स। ये वो तीखे दांत होते हैं जिसे हम मांस फाड़ने का काम करते हैं। आपके भी डेंचर के अंदर थर्ड नंबर का जो टीथ होता है, सेंटर से स्टार्ट करें साइड की तरफ, तो वो कैनाइन होता है। एक ही होता है कैनाइन का पेयर हमारे पास अपर जॉ में, और एक पेयर होता है लोअर जॉ के अंदर। तो ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी। क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी, क्या क्लाइंबिंग की कैपेबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद में छठे नंबर पे मैं एक और स्टेटमेंट देता हूं। स्टेटमेंट का नाम है क्या मैमरी ग्लैंड है या नहीं। मैमरी ग्लैंड्स। ओके, यस और नो। और लास्ट है मेरे पास हॉर्न्स, सींग कहते हैं जिन्हें हम। हॉर्न्स हमारे पास जो है वो कर्व्ड हैं या स्ट्रेट है। ओके, मैमरी ग्लैंड में यस और नो की बजाय अगर हम ज़्यादा प्रिसाइजली लें तो हम ले सकते हैं 2 और 4। हमारे पास नंबर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स 2 है या 4 है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने फीचर्स डिस्कस कर लिए। अब कीज को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। मैं पहले मेथड नंबर 1 देख लेता हूँ। मेथड नंबर 1। ओके, मेथड नंबर 1 में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट ली। कौन सी? स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 इज विंग्स प्रेजेंट। ओके, इधर मैं फिर से लिख देता हूं विंग्स एब्सेंट। ओके, तो विंग्स प्रेजेंट के अंदर कौन कौन से होंगे? 3 है मेरे पास, पैरट, hen एंड डक। तो विंग्स एब्सेंट के केस में मेरे पास कौन कौन से हैं? मेरे पास है कैट, डॉग, शीप, काउ एंड बफलो। ठीक, उसके बाद में मैं स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर जाता हूं। स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 मेरे पास क्या थी? वेब्ड टोज है या नहीं है। तो इसमें आएगा वेब्ड टोज प्रेजेंट। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो कि हमारे पास स्विम कर सकता है? दैट इज डक। तो वेब टोज प्रेजेंट में मेरे पास कौन सा आ जाएगा? डक आ जाएगा।
और स्टेटमेंट नंबर 2 को मैं फिर से लिखता हूं वेब्ड टू एब्सेंट। तो वेब टू एब्सेंट में मेरे पास दो केस बनेंगे। पहला है स्टेटमेंट नंबर 3 का मूवमेंट ऑफ अपर बीक, यही लिया था मैंने थर्ड, मूवमेंट ऑफ अपर बीक। आप ऊपर देख सकते हैं ये स्टेटमेंट नंबर 3 थी। अपर बीक मूवमेंट के अंदर अगर मैं यस कंसिडर करूं तो यस में मेरे पास जो आंसर बनता है दैट इज पैरट। पैरट में कैपेबिलिटी होती है अपने अपर बीक को मूव करवा पाने की। और हमारे पास अगर मैं कहूं नो तो नो में मेरे पास आंसर आ जाता है हेन। तो मैं तीनों को डिफरेंशिएट कर पाया। हेन के अंदर विंग्स प्रेजेंट होंगे, वेब टू एब्सेंट होंगे और अपर बीक की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। पैरट के अंदर विंग्स प्रेजेंट होंगे, वेब टू एब्सेंट होंगे, लेकिन मूवमेंट ऑफ बीक अपर बीक इज प्रेजेंट। डक के अंदर विंग्स भी प्रेजेंट हैं और वेब टू भी प्रेजेंट हैं और इन तीनों के अंदर कलेक्टिवली विंग्स प्रेजेंट है। तो ये मेरे पास हुआ बर्ड्स का। अगर मैं मैमल्स का स्टार्ट करूं तो विंग एब्सेंट के अंदर मैंने 5 केस लिए। उसके बाद मेरे पास स्टेटमेंट कौन सी आती है? मेरे पास स्टेटमेंट आती है स्टेटमेंट नंबर 4। जरा आप चेकआउट कर सकते हैं मैंने क्या किया था। इसमें कैनाइन्स देखे थे, वो तीखे दांत जो कि मांस फाड़ने का काम करते हैं। तो कैनाइन्स प्रेजेंट के अंदर आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? आपके पास है कैट, डॉग, शीप, काउ एंड बफलो। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कार्निवोरस होते हैं? कैट एंड डॉग। तो इसमें मैं एग्जांपल बना लूंगा कैट एंड डॉग। ओके, अच्छा इन दोनों में भी मैं स्टेटमेंट नंबर 5 को ले जाता हूं। स्टेटमेंट नंबर 5 अलग तरह से यूज कर लेता हूं मैं। स्टेटमेंट नंबर 5 के अंदर मैंने क्या बोला? क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी। क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी, अगर क्लाइंबिंग को यस मानते हैं तो मेरे पास कौन सा एग्जांपल आएगा? अब बता सकते हैं, बहुत इजी है, कैट। और क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी नो के अंदर कौन सा आएगा? मेरे पास आएगा डॉग। तो ये डिफरेंशिएट हो गया। उसके बाद में मैं कैनाइन्स एब्सेंट पे फिर से लौटता हूं। मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 4 थी, नाम था कैनाइन्स एब्सेंट। कैनाइन्स एब्सेंट के अंदर मेरे पास बाकी के जानवर हुए, कौन से? शीप, काउ एंड बफलो। मैं इन्हें अलग करता हूं। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट नंबर 6 को लेके आता हूं। स्टेटमेंट नंबर 6 मेरे पास क्या थी? मैमरी ग्लैंड किसमें? 2 थी, 2। तो स्टेटमेंट मेरे पास क्या आएगी? स्टेटमेंट में मेरे पास एग्जांपल आएगा शीप का। शीप में 2 मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। और उसके बाद में 6 में मेरे पास क्या है जी? मैमरी ग्लैंड्स 4। यहाँ पे 6 मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ग्रीन पेन से यही चल रहा है। तो मैमरी ग्लैंड 4 के अंदर मेरे पास 2 एग्जाम्पल बनते हैं, कौन कौन से? काउज एंड बफलो के। लेकिन उसमें मैं स्टेटमेंट नंबर 7 ले आया। स्टेटमेंट नंबर 7 मुझे क्या बताती है? ये मुझे बताती है हॉर्न्स हमारे पास स्ट्रेट हैं या कर्व्ड है। तो अगर मैं हॉर्न्स स्ट्रेट की बात करूं तो मेरे पास एग्जाम्पल बनता है काउ का। और अगर मैं इन्हें कर्व्ड मानूं तो मेरे पास एग्जाम्पल आता है किसका? बफलो का। तो ये मेरे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहा किसका? टैक्सोनॉमिकल कीज को करने का। इसे करने का एक और तरीका, जल्दी से उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार के लिए आप इसे रीडिंग दे लीजिए आराम से। ओके, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया? हमने विंग्स का केस लिया। मैंने बताया था पिछले केस में भी हम देख रहे हैं विंग्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है, तो मैंने लिख दिया विंग प्रेजेंट और एब्सेंट। तो विंग को मैंने क्या दिया? विंग को मैंने लीड दे दी 1, क्योंकि ये आगे स्प्लिट हो रही है प्रेजेंट या
एब्सेंट के अंदर, क्योंकि इसके आगे फर्दर केस बन रहे हैं। तो विंग प्रेजेंट, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नंबर नहीं लिखा गया है कि विंग्स 3 में प्रेजेंट थी, 4 में एब्सेंट थी, ये जस्ट मैंने लीड दी है, नंबर दिया है। तो प्रेजेंट को मैं लीड नंबर दूंगा 2 और एब्सेंट वाले को मैं नंबर दूंगा नंबर 4। जैसे मैं आपको रोल नंबर असाइन करता हूं, वैसे ही प्रेजेंट वालों को मैंने नंबर असाइन कर दिया कि वो 2 बोलेंगे और एब्सेंट वालों का 4 कंसिडर होगा। तो ये 2 के अंदर 2 स्टेटमेंट बनती हैं, कौन से? वेब 2 प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे। तो वेब 2 प्रेजेंट का साइन बनाया है, वेब 2 एब्सेंट का साइन बनाया है। वेब 2 के अंदर एक ही एग्जांपल था डक का, और आगे ये लीड स्प्लिट नहीं हो रही थी या इसका फर्दर एग्जांपल नहीं बन रहा था, तो मैंने इसे कोई भी नंबर नहीं दिया। नंबर मैंने किसे दिया? जो कि आगे स्प्लिट हो रही थी। तो वेब 2 एब्सेंट को मैंने लीड नंबर कितना दिया? नंबर 3 दिया। नंबर 3 के अंदर मेरे पास आगे स्प्लिट हो रहा था अगर अपर बीक जो है मेरे पास मूवेबल है या नहीं है। अपर बीक मूवेबल थी पैरेट के अंदर और इमूवेबल थी किसमें? हेन के अंदर। आगे देखते हैं, एब्सेंट को मैंने लीड दे दी कितना? नंबर 4। नंबर 4 के अंदर ये आगे स्प्लिट हो रहा था, कैनाइन्स प्रेजेंट है या एब्सेंट। अब ऊपर वाले केस के अंदर वेब 2 आगे स्प्लिट नहीं हो रहा था, लेकिन कैनाइन प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों स्प्लिट हो रहे हैं, तो मुझे दोनों को नंबर देना पड़ेगा। मैंने इसे लीड नंबर दिया 5 और इसे लीड नंबर दिया 6। अब इस लीड को फर्दर स्प्लिट कर देते हैं। कैनाइन प्रेजेंट के 2 केस बनते हैं, या तो क्लाइंबिंग होगी या क्लाइंबिंग नहीं हो पाएगी। तो क्लाइंबिंग के आगे फर्दर स्प्लिट नहीं है, तो मैं इसे आगे लीड का नंबर नहीं दूंगा। क्लाइंबिंग प्रेजेंट के अंदर कैट हो जाएगा और क्लाइंबिंग एब्सेंट के अंदर मेरे पास डॉग हो जाएगा। चलिए कैनाइन एब्सेंट के अंदर देखते हैं, जो कार्निवोरस नहीं है। मैं चेक कर रहा हूं कि मेमरी ग्लैंड का काउंट कितना है। मेमरी ग्लैंड का काउंट या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। 2 में एग्जाम्पल था शीप, जो कि आगे फर्दर केस नहीं बना रही थी, तो मैं इसे कोई भी नंबर नहीं दूंगा। यहाँ पे मेमरी ग्लैंड का काउंट लिखा गया है। ओके, तो मेमरी ग्लैंड 4 वाले मेरे पास डबल केस आगे स्प्लिट हो रहा था, तो मुझे इसे लीड देनी पड़ेगी। मैंने इसे लीड दी नंबर 7। इसके अंदर 2 केस बन गए, हॉर्न स्ट्रेट है या कर्व्ड है, लेकिन आगे ये स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, तो मैं इसे आगे लीड नहीं दूंगा। इसके अंदर जो एग्जाम्पल बनेगा स्ट्रेट के अंदर, दैट वाज काउ, और जिसके अंदर कर्व थे दैट वाज बफलो। तो आपको दोनों में से जो भी आसान लगे वो मेथड आपके पास अवेलेबल है। ओके, ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट कीज का। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कवर अप होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।